नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। ये यूपी पीसीएस 2025 का जो अभी पेपर हुआ था उसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 24 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनको सोल्व हम करेंगे और देखेंगे कैसे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए 24 क्वेश्चन है और हर बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से लगभग 23, 25, 26, 27 क्वेश्चन का एक एवरेज होता है। तो लगभग मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि 25 के आसपास क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1816 की सुगोले की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी। तो जैसा कि आपको पता है कि 1816 की सुगोले की संधि नेपाल के साथ की गई थी। 1814 से 16 में नेपाल के साथ आंग्ल प्रथम युद्ध हुआ। तो 1816 की सुगोलिक संधि हुई और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कुछ क्षेत्र प्राप्त किए गए थे। तो वे क्षेत्र के नाम बताने हैं कौन से हैं। तो इसमें जो है वो काठमांडू शामिल नहीं था, जबकि शिमला, रानीखेत और नैनीताल, इन 3 क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल से लिए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2, 3, 4 बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि नेपाल की जो राजधानी वो क्या है, काठमांडू है। और काठमांडू को नहीं लिया गया था, शिमला, रानीखेत, नैनीताल। अगर आपने आंग्ल नेपाल युद्ध पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए यहाँ से आपने एक चीज़ ध्यान रखा है, एक चीज़ ध्यान यहाँ पे रखना है कि एग्ज़ाम में अगली बार क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जो ब्रिटिश भारत में विदेश नीति थी, जैसे भारत और बर्मा के संबंध कैसे थे, वहाँ पर युद्ध कितने हुए हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध। तो ये सब युद्ध आपको एग्जाम में देखने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है और इसकी मैं आपको एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि निम्नलिखित को उनके शासन के कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनना है। देखिए ऐसे कूट देगा और ये क्या है, ये आपके पेशवा हैं और इसमें बहुत कन्फ्यूजन हमें होता है। तो इसका एक साधारण सा तरीका एक ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो होंगे वो बालाजी विश्वनाथ आएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि बालाजी विश्वनाथ को याद करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बालाजी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद आपके आएंगे, देखिए फर्स्ट पे बालाजी विश्वनाथ आएंगे, फिर सेकंड पे आएंगे बाजीराव फर्स्ट। तो 2 नाम आप यहाँ पे ध्यान रखिए, उससे आगे अपना आप ट्रिक बन जाएगी। देखिए बालाजी विश्वनाथ है सबसे पहले, फिर अब बाजीराव फर्स्ट है, फिर इन दोनों नाम को ऐड कर दीजिए, बालाजी और बाजीराव। तीसरे पाएंगे बालाजी बाजीराव, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना आप, तो बालाजी प्लस बाजीराव। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव फर्स्ट, फिर बालाजी और बाजीराव को जोड़ के तीसरे पेश होते हैं बालाजी और बाजीराव। ठीक है, जो फोर्थ पे हैं तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर फोर्थ पे क्या आएंगे। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है, कई बार बताया है कि सबसे पहले कौन आएंगे, कृष्ण, माधव। माधव का नाम किनका है, कृष्ण जी का, तो माधव आएंगे सबसे पहले, माधव। ठीक है, तो माधव राव आएंगे पहले। फिर मैंने आपको बताया था कि बीच में कौन आएंगे, नारायण, नारायण करते हुए विष्णु जी आएंगे, फिर नारायण नारायण, तो नारायण राव। फिर बाद में आएंगे राम जी, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, माधव राव, नारायण राव, रघुनाथ, रघुनाथ। तो ये 6 नाम आप ध्यान कर लीजिए, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्वेश्चन वही है, ये 2025 में पूछा गया है, 24 में, 23 में बहुत ज़्यादा रिपीट है। तो सबसे पहले मैंने देखा बालाजी विश्वनाथ आएंगे, तो सबसे पहले थर्ड आएंगे बालाजी विश्वनाथ हो गए। ठीक है, हमें देखना कि सबसे पहले 3 आएगा, तो 3 आएगा तो देखो ए तो एलिमिनेट हो गया ना, डी एलिमिनेट हो गया, बी और सी में से ऑप्शन बचा। जैसे ही बालाजी विश्वनाथ आ जाएंगे तो हमें पता है कि बालाजी के बाद, विश्वनाथ के बाद बाजीराव फर्स्ट आएंगे, 3 के बाद 1 आएंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि बालाजी को जोड़ दो और बाजीराव को ऐड कर दो, तो बालाजी और बाजीराव एक साथ आएंगे तो 2 आएंगे, 3, 1, 2। फिर देखिए माधव आ जाएंगे, माधव, नारायण, रघु, ये 6 नाम आपको याद करने चाहिए, 3, 1, 2, 4, तो राइट आंसर होगा बी।
तो ये क्वेश्चन रिपीट है, मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको पढ़िए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को विकथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। और ये क्वेश्चन सोल्व करने का एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप अभिकथन को पढ़ें, उसको देखें अपने आप में सही है या गलत है। सबसे पहले अभिकथन को पढ़ेंगे, देखेंगे सही है, ठीक है, गलत होगा तो टिक लगाएंगे। फिर इंडिपेंडेंटली हम स्वतंत्र रूप से कारण को चेक करेंगे कि अपने आप में ये सही है या गलत है। फिर संबंध आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या अभिकथन अपने आप में सही है या गलत है। तो पहले पढ़ेंगे सल्तनत के क्षेत्र को मोटे तौर पर, देखिए दिल्ली सल्तनत का एक सवाल है, सल्तनत के क्षेत्र को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन से 2 क्षेत्र में, खालसा और जागीरें। हाँ ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि सल्तनत के जो क्षेत्र थे 2 थे, वे खालसा और जागीरें। फिर हम कारण पढ़ेंगे। देखिए ये तो आपका ठीक हो गया, हम कारण पढ़ते हैं। जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। तो जो जागीर है ये आपका गलत है, क्योंकि जागीर में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल नहीं थी। जागीरों में जो अभिजात्य वर्ग को भूमि दी गई थी वे चीज़ शामिल थी। तो ये तो आपका ठीक है, जबकि आर आपका गलत है। तो जो आंसर होगा आपका ए सही है किंतु आर गलत है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसको पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है और ये क्रोनोलॉजी वाले हैं। तो अगर 24 सवाल हैं तो 10-12 सवाल प्यारे साथियों क्रोनोलॉजी के सवाल होंगे क्रम से। इनको आपको डेट आपको याद करनी चाहिए। और मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वे इसी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। देखिए पूना समझौता है सबसे पहले, ठीक है। सविनय विज्ञ आंदोलन की समाप्ति। देखिए समाप्ति को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, सविनय विज्ञ आंदोलन पढ़ा और हमने क्वेश्चन सोल्व किया। 2025 में जब मैं एग्ज़ाम में सोल्व करता था तो मैंने समाप्ति नहीं पढ़ा, मैंने जल्दी जल्दी में देखा कि सविनय विज्ञ आंदोलन, मैंने सोचा कि सविनय विज्ञ आंदोलन की शुरुआत पूछा है। तो इन्होंने यहाँ पे गेम में खेला है कि सविनय विज्ञ आंदोलन की समाप्ति पे प्रश्न है। तो यहाँ हमने देखा। फिर गांधी इरविन समझौता हमने देखा, ठीक है। फिर हमने देखा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये लगाना है। देखिए सबसे पहले आप इसमें यहाँ पढ़ेंगे। देखिए पूना समझौता आपको पता है कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो सबसे पहले आप पूना समझौते को पकड़िए और 24 सितंबर डेट इस पर लिख दीजिए, ठीक है। सविनय विज्ञ आंदोलन की समाप्ति आपको ये पता है कि 1930 में सविनय विज्ञ आंदोलन शुरू हुआ था। समाप्ति अगर आपको कन्फ्यूजन है कि 31 में हुआ, 32 में, 33, 34 में, तो इसको अभी छोड़िए 2 को। तो सबसे पहले हम देखें गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आपको पता है कि एकमात्र गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने या कांग्रेस ने भाग इसमें लिया था। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। आपको पता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी हो गई थी, जिसमें विरोध बहुत किया गया था जब गांधी जी का। तो 5 मार्च 1931 सबसे पहले समझौता हुआ, है ना। फिर उसके बाद ही तो सम्मेलन में भाग लेता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो 3 के बाद 4 आएगा आपका, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 12 सितंबर 1931 को गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगर आपको इसकी डेट ना पता हो, आप इतना ध्यान रखिए कि कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी घटना बाद में घटी। तो आप देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता सबसे पहले हुआ 5 मार्च 1931 को। फिर उसके बाद ही आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता। 3 के बाद 4 आने वाला है। तो सबसे पहले हम 3 और 4 को देखेंगे। 3 और 4 कहाँ पर है, एक साथ है। तो 3 4 देखिए ए में है, ठीक है। बी में तो नहीं है क्योंकि 4 पहले आएगा। सी में नहीं है, 4 पहले आ गया। देखिए ए में और डी में है, तो ए या डी में से आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि पूर्ण समझौता कब होता है, 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। अब सविनय विज्ञ आंदोलन की जो समाप्ति हुई थी प्यारे साथी, वो 1934 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि सविनय विज्ञ आंदोलन है उसकी जो समाप्ति हुई थी 1934 में हुई थी। तो फिर 3 के बाद 4 आ गया, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2। तो 3 4 1 2 इसका राइट आंसर होगा डी। तो आपने ये देखा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
5 पे। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी आप इसे कह सकते हैं। 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और इन्हें क्रम में आपको लगाना, क्रोनोलॉजी इसकी आपको रखनी है। 4 बौद्ध संगति जो बौद्ध धर्म में एशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अच्छे से पढ़ते हैं, वहाँ से सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं। तो राजगृह है, वैशाली है, कुंडलवन है, पाटलिपुत्र है, तो हमें पता नहीं कि कब क्या होगा। तो मैंने आपको एक पिछले पेपर में एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी। जब सबसे पहले नौकरी किसी व्यक्ति की लगती है तो सबसे पहले वो उसकी एक दिल में इच्छा होती है, वो एक घर बनाएगा। तो राजगृह, तो सबसे पहले घर बनाएगा, और जब घर बन जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो शादी कर ले। ठीक है, तो घर बन जाएगा, फिर शादी हम कर लेंगे, वैशाली, राजगृह वैशाली। फिर क्या हुआ, शादी के बाद ही हम देखें यहाँ पर पाटलिपुत्र, तो पुत्र या पुत्री, देखिए यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी हमें रखनी है, पुत्र ऐसे नहीं लिख रहे हैं, तो पाटलिपुत्र। फिर पाटलिपुत्र में बहुत संगति हुई। फिर अंत में क्या चले जाएंगे हम, वनों में संन्यास ले लेंगे, वन, कुंडल वन, लास्ट में वन, कुंडल वन। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन कश्मीर। तो ये क्रम आपका होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो राजगृह 2 में है, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा। फिर वैशाली जी आ जाएंगे, तो 2 1, फिर पाटलिपुत्र 4, फिर कुंडल वन कश्मीर, तो 2 1 4 3, तो 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन मतलब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये हमेशा पूछा जाता है कि क्रम में लगाना है, और क्रम में हम बहुत कन्फ्यूजन होता है कि प्रथम एंगल मैसूर युद्ध कब हुआ है आपका, द्वितीय एंगल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ है, प्रथम एंगल सिख युद्ध कब हुआ है, और आपका जो प्रथम एंगल अफगान युद्ध कब हुआ है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए यहाँ से अफगान युद्ध को आप पढ़िए। अभी नेपाल युद्ध से सवाल था, अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध से भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी क्रोनोलॉजी लगाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि कर्नाटक वॉर सबको पता होगा, 3 कर्नाटक वॉर हुए, आपको पता होना चाहिए। पहला कर्नाटक वॉर 1746-48, द्वितीय कर्नाटक वॉर 1749-54, तृतीय कर्नाटक वॉर 1758-63। तो ये कर्नाटक वॉर आपको पता होना चाहिए। द्वितीय एंगल फ्रांसीसी युद्ध 1749-54। तो हमें इसकी डेट पता है कि 1749 में ये हुआ। ठीक है, प्रथम एंगल मैसूर युद्ध, आपको पता है कि 4 एंगल मैसूर युद्ध हुए हैं। पहला हुआ 1769 से 1767 से 69 तक, द्वितीय हुआ 1780-84, तीसरा 1790 से 92, चौथा 1799 में। तो हमें पता है कि 1767 में प्रथम एंगल मैसूर युद्ध हुआ। तो 1 के बाद 2 आने वाला है, द्वितीय एंगल फ्रांसीसी 1749 में होता है ना, तो 2 के बाद 1 आने वाला है, 2 के बाद 1। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि 2 के बाद 1 आएगा। तो 2 के बाद 1 कायम है, क्या बी में है, नहीं, सी में है, नहीं, ए और डी में है। ठीक है, तो ऐसे में देखना, देखें चारों ये याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी प्रथम युद्ध हुए हैं, जो अंगल बर्मा युद्ध हुए हैं, अंगल फ्रांसीस युद्ध हुए हैं, अंगल नेपाल युद्ध हुए हैं, अंगल अफगान युद्ध हुए हैं, ये सब याद आपको करने पड़ेंगे। तो प्रथम अंगल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 46 में। ठीक है, और प्रथम एंगल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 में। तो ये क्रम लगा लीजिए आप। तो सबसे पहले आपके आने वाला है द्वितीय एंगल फ्रांसीसी युद्ध 2, फिर प्रथम एंगल मैसूर युद्ध 1, फिर प्रथम एंगल अफगान युद्ध 4, और फिर प्रथम एंगल सिख युद्ध 1845 में हुआ था लास्ट में, तो 3। तो 2 1 4 3 राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल है, अब यहाँ से भी क्या पूछा, क्रम। देखिए ऑर्डर वाले सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऑर्डर वाले सवाल पर आप अतिरिक्त आपको मुझे लगता है कि ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, वेवेल योजना है, और शिमला सम्मेलन है। देखिए बहुत इत्मीनान से मैं इनको याद करना है, कि तभी एग्जाम में क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो अन्यथा सवाल गलत होना ही होना है। तो
तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया, आपको पता होना चाहिए कि 23 मार्च 1942। तो क्रिप्स मिशन पे हम लिख सकते हैं 23 मार्च 1942 या 1942, आप ध्यान रखिए यहाँ पर। कैबिनेट मिशन की जो डेट आपको पता होनी चाहिए कि 1946 है, ठीक है, 1946। तो एक के बाद दो आने वाला है, तो पहले एक आएगा फिर दो आएगा। हम देखते हैं कि इससे आंसर निकलता है या नहीं। एक के बाद दो, एक के बाद दो ए में भी है, एक के बाद दो बी में भी है, सी में भी और डी में भी। चलो कोई बात नहीं। शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन आपका हुआ था 1945 में, ठीक है। तो शिमला सम्मेलन हुआ आपका 1945 में। वेवेल योजना आपकी हुई थी 14 जून 1945। तो 14 जून 1945 में आपकी वेवेल योजना हुआ है और 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ है। तो यहाँ से हम आंसर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा आपका एक आएगा, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को हुआ है। फिर उसके बाद प्यारे साथियों 14 जून 1945 को वेवेल योजना आई है। वेवेल योजना आप ध्यान रखना है कि उसके बाद वेवेल योजना, एक के बाद चार आएगा। उसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ, एक के बाद चार, फिर तीन, और लास्ट में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, 1 4 3 2। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना है कि क्रिप्स मिशन आपका 23 मार्च 1942, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 और वेवेल योजना आपकी आई थी 14 जून 1945 को आया था। और उसके बाद आपका शिमला सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, ये आपका बुक से रिलेटेड है कि कौन सी बुक किसने लिखी। देखिए एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न, इन तीनों ही हिस्ट्री में आपके एक दो सवाल बुक से आते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में बहुत सारी किताब लिखी गई हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी किताबें, समाचार पत्र लिखेंगे, तो वहाँ से सवाल पूछते हैं एग्जाम में। तो आप इसको सारे पढ़ना है ए से डी तक। जरूरी नहीं आपको चारों पता है, अगर आपको एक दो पता होगा तो वहाँ से आप आंसर पढ़ सकते हैं, मतलब हो जाएगा वहाँ से, मुझे लगता है। तो त्रिविक्रम भट्ट, सोमदेव, जयदेव, क्षेमेंद्र, ठीक है। तो जयदेव के हमें पता है कि जयदेव की गीत गोविंद है। देखिए ये एग्जाम में सवाल कई बार पूछा गया, तो हमें पता है कि सी का फर्स्ट होने वाला है। तो सी का फर्स्ट होगा, तो सी का फर्स्ट किस में है, एक तो ए में है, बी में है, क्या सी में नहीं है, क्या डी में है, नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ लिखा है सोमदेव की आपकी है कथा सरित्र सागर, ठीक है। तो बी का है 4, बी का 4 किस में है, केवल ए में है। तो ए आपका राइट आंसर हो गया, बी केवल यहाँ पर है। और त्रिविक्रम भट्ट के नलचंपू और जयदेव के भरत कथा मंजरी, तो उसका राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित विद्रोह पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में लगाना है। देखिए अभी ऑर्डर वाला सवाल है। पाबना, नील, कोका, सन्यासी, ये चारों विद्रोह एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप नील विद्रोह आपने देखा होगा, तो नील विद्रोह को पकड़े। तो नील विद्रोह हुआ था आपका 1859 में, ठीक है। फिर पाबना विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा था कि हम तो सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो ये हुआ था 1873 में। तो हमें पता है कोका सन्यासी, तो हमें दो पता लगे। तो सबसे पहले हम दो से आइडेंटिफाई करते हैं कि पहले दो आएगा फिर एक आएगा। तो दो के बाद एक आना है, तो दो के बाद एक हम देखते हैं क्या ए में है, हाँ ए में तो है। क्या बी में, बी में भी है। सी में है, सी में नहीं है। डी में है, डी में है। तो ए बी डी, तो 1/3 तक आप पहुंच चुके हैं, 1/3 तक तो आप पहुंच ही चुके हैं ना एग्जाम में। अब आप देखिए जो सन्यासी विद्रोह है, वो सन्यासी विद्रोह सबसे शुरू में होता 1763 ईस्वी में, और जो कोका आंदोलन है वो आपका हुआ था 1872 में। अब यहाँ से आपका निकल गया सन्यासी विद्रोह, बहुत फेमस है। तो सन्यासी विद्रोह सबसे शुरू में आएगा 4, तो 4 के बाद आपका आएगा सन्यासी विद्रोह हो गया। सन्यासी विद्रोह के बाद आएगा आपका नील विद्रोह 1859। फिर आपका आएगा कोका विद्रोह 1872 3, और फिर आपका आएगा सबसे लास्ट में पाबना विद्रोह 1873।
1, तो 4 2 3 1 का क्रम बना, तो 4 2 3 1 आपका क्वेश्चन में डी में, तो राइट आंसर होगा डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया, मतलब बहुत बार। 2025 में है, 24 में है, 23 में बहुत बार पूछा है यार। ये क्या है, प्रथम कर्नाटक बोर्ड जो 1746 से 48 में होता, तो एक्स क्लास अपील की संधि थी 1748 में, बिल्कुल आपको पता है। उसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्त हुआ, पहली बात बिल्कुल ठीक है, और मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया था, तो दोनों ही बात आपकी ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, तो इसको आप पढ़िए। ये मुगल पीरियड का सवाल है। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को भी कथन नहीं, दूसरे को आर कहा गया है। तो आप पहला आप पढ़ेंगे कि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो हम देखेंगे कि ये अपने आप में सही है या नहीं है। फिर हम कारण को इंडिपेंडेंटली देखेंगे कि अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था। तो सबसे पहले देखेंगे क्या फर्स्ट अपने आप में सही है गलत है, फिर सेकंड को देखेंगे क्या सही है या गलत है, फिर इसमें संबंध डिफाइन हम करने वाले हैं। तो चले, तो सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो पहली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, तो पहली बात आपकी ठीक है बिल्कुल। आप सेकंड आप पढ़ेंगे कि अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है कि इन्होंने अपने जहांगीर अपने बेटे के जन्म की याद में नहीं कराया गया था, बल्कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है, गुजरात विजय करी थी अकबर ने। तो सेकंड बात आपकी गलत है, आर आपका बिल्कुल गलत है। तो इसका जो आंसर होगा ए सही है किंतु आर गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित संतों को सही कालक्रम में आपको लगाना है और देना है इसका जवाब। तो नानक है, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव है, कबीर है। देखिए जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम जो आपका है भक्ति आंदोलन वहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो हम कबीर और नानक ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले जो जन्म हुआ था इनमें से सबसे पहले कबीर हुए थे। ठीक है, कबीर के बाद नानक। तो आपको ये ऐसे ही इसको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कबीर का जन्म हुआ फिर नानक, क्योंकि दोनों समकालीन है। तो सबसे पहले कबीर आएंगे फिर नानक, तो 4 के बाद 1 आने वाला है। तो 4 के बाद 1 हम देखेंगे किस आंसर में, क्या ए में है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। ठीक है, यहाँ से हमारा सवाल नहीं बनना है क्योंकि चारों में 4 1 पहले आ गया। तो इनमें से जो सबसे पहले आएंगे वे नामदेव। नामदेव को ध्यान रखना है कि 1270 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 1270 में इनका जन्म हुआ, और चैतन्य महाप्रभु का होता 1486 में। तो सबसे पहले 3 आएंगे, नामदेव 1270 में हुआ है ना। फिर आपका आएगा 4 कबीर, फिर आपके नानक आ जाएंगे, और फिर चैतन्य महाप्रभु 2। तो 3 4 1 2, तो राइट आंसर होगा बी। बी इसका राइट आंसर है। मैं इसकी आपको एक बार डेट लिखवा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में याद करने में आसानी रहे। तो कबीर का जो जन्म है वो 1398 में है, 1398 में, इसको आप ध्यान रखिए। जो नामदेव है वह 1270 में इनका जन्म हुआ, चैतन्य महाप्रभु का 1486 में जन्म हुआ, और जो नानक है 1469 में। देखिए एग्ज़ाम में सारी डेट हमें याद नहीं होती है, एग्ज़ाम में हम आंसर ऐसे निकालते हैं कि सबसे पहले कौन है बाद में कौन है। हम नानक और कबीर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं कि पहले कबीर हुए हैं फिर बाद में नानक, तो 4 के बाद 1। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन निकालते हैं। डेट जरूरी नहीं कि सारी याद हो, हमें पता भी नहीं होता है। अब सबकी डेट सबके जन्म पते हमें ऐसे पता होने लगे तो होगी तैयारी। तो आप ध्यान रखें, ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले घटना कौन सी घटी बाद में कौन सी घटी, और जितनी मैक्सिमम हमें डेट ईयर याद करने हैं उतने हमें करने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कई बार रिपीट एग्जाम में हुआ है और बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है।
इसका आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन से आज उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो बहुत ही सिंपल ये वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे मंडी, राखीगढ़ी, हुलास। तो क्या राखीगढ़ी यूपी में है? नहीं है ना। तो मंडी और हुलास, तो 1 और 3, तो राइट आंसर होगा बी। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। तो सिंधु घाटी सभ्यता से है, वहाँ से स्थल से रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा नहीं लिखा गया है। मेघदूतम, रघुवंशम और श्रृंगार शतक। तो मेघदूतम, रघुवंशम कालिदास की रचना है, जबकि श्रृंगार शतक ये कालिदास की रचना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी है कि श्रृंगार शतक कालिदास की रचना नहीं है। तो भर्तृहरि की रचना है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से गलत हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो हम 1 और 2 लगा सकते हैं कि वहाँ पे हम सोचेंगे कालिदास के द्वारा है ना। आपको 1 और 2 नहीं लगाना है, हमें लगाना है कि कौन सा नहीं लिखा गया है। तो श्रृंगार शतक, तो राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। अब यह है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में लगाना है। देखिए ऑर्डर वाले सवाल हैं कि व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कोट को सही चुनना है आपको। ठीक है, कन्नौज का युद्ध है, दोहरा, सामूगढ़, चौसा। तो सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। दोहरा या देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था और चौसा का युद्ध 1539 में। तो कई बार एग्जाम में रिपीट है, कई बार एग्जाम में रिपीट है ये कि दोहरा का युद्ध 1532 में है। तो इसको हमें कैसे करना है, इसे भी हम वही ट्रिक लगाएंगे कि दोहरा का युद्ध हुआ 1532 में। ठीक है, तो पहले 2 आएगा, फिर 2 के बाद चौसा का युद्ध, फिर 4 आएगा, फिर 4 के बाद 1 आएगा। तो 2 4 1 ऐसे ही क्रम बनने वाला है। तो 2 4 1 और सबसे लास्ट में सामूगढ़ 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 कहाँ पर है? डी में। तो राइट आंसर हुआ डी। डी इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। और यहाँ पर सूची 1 दे रखी है और सूची 2, यानी कि ये जो सम्राट है इनका मकबरा कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। तो बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहाँ। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रात से सवाल एग्जाम में, मतलब आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। तो बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहाँ। तो आपको पता है कि जो शाहजहाँ हैं उनका जो मकबरा है वो कहाँ है? आगरा में। तो सबसे पहले हम डी का फर्स्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। क्या डी का फर्स्ट से आंसर निकलता है? नहीं। तो क्या ए और बी में है? फर्स्ट है, तो सी तो एलिमिनेट हो गया और डी भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो ए और बी में से आंसर होगा। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा आप दिल्ली घूमने गए होंगे कई बार, तो कहाँ पर है? दिल्ली में। तो बी का थर्ड है, तो राइट आंसर हुआ ए। देख कितनी आसानी से निकल गया एग्जाम में, बी का थर्ड। और बाबर का कहाँ पर है? काबुल में। ठीक है, और जहांगीर का है लाहौर। तो ये क्वेश्चन आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उन्हें भी क्रम से लगाना है। पहला अगर आप पढ़ेंगे अंग्रेजों द्वारा वध का अधिग्रहण, इल्बर्ट बिल विवाद पढ़ेंगे आप, नील विद्रोह और द्वितीय अंगल अफगान युद्ध। देखिए द्वितीय अंगल अफगान युद्ध से दोबारा सवाल आ गया। तो द्वितीय अंगल अफगान युद्ध से जब सवाल यहाँ से बना है तो हम यहाँ से पढ़ेंगे 1878 में हुआ था, 1878 से 80 में। नील विद्रोह जैसे भी हमने पिछले सवाल में कहा कि 1859 में हुआ था। तो हम यहाँ से सवाल बनाने की कोशिश करेंगे कि 3 के बाद 4 आने वाला है। तो 3 के बाद 4 किस ऑप्शन में है? ए में तो है, बी में, सी में, डी में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है कि 3 के बाद 4 ए बी सी तीनों में है। तो हम देखेंगे अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण कब किया गया था? तो 1856 में किया गया था, आपको पता होना चाहिए 1856 है।
तो 1856 पहले एक आएगा, तो 1 3 4, तो 1 3 4 का एक क्रम होना चाहिए। तो 1 3 4 किस में है? एक तो ए में है, बी में है, तो बी तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि 3 पहले आ गया। सी भी एलिमिनेट हो गया, 1 3 4, तो ए और डी बचा आपका। और आपका जो इल्बर्ट बिल विवाद था, इल्बर्ट बिल विवाद में लिख दूँ 1833 में हुआ था। ठीक है, तो 1833 में आपका ये हुआ। तो जो राइट आंसर होगा आपका 1 3 4 2, 1 3 4 2, तो राइट आंसर हुआ ए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो विजय अभियान की, वहाँ से एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट है, PYQ में आप देखिए उठा के। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजय को सही कालक्रम में आपको लगाना है। देखिए मैं इसका एक तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो इसको हमें कैसा करना है, तो इस बार इस ध्यान रखना है आपको। देखिए रणथंभौर है, जैसलमेर है, वारंगल है, चित्तौड़ है। तो कैसे हम इसको करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसलमेर आएगा सबसे पहले, और कुछ हो या ना हो। तो मैं बताऊँगा इसकी ट्रिक है। जैसलमेर कैसे याद करना है। सबसे पहले हम जैसलमेर गए, मतलब जैसलमेर गए हम, ठीक है, लड़ाई लड़ने। जैसलमेर में जाते हुए हमें रण का मैदान मिल गया, रणथंभौर। तो जैसलमेर के बाद आएगा आपका रणथंभौर। देखिए प्यारे सा, तो और कोई इनका तरीका नहीं है, हमें ऐसे ही इनको याद करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो हमें तिड़कम लगाने ही पड़ेंगे, तभी तो सवाल एग्जाम में बनेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद हम रण के मैदान में गए। रण का मतलब रणथंभौर, तो रणथंभौर आएगा फिर, ठीक, रणथंभौर। फिर रण में जाते ही आपके क्या हो गया, जो सैनिक थे वहाँ अलाउद्दीन खिलजी के, चीतड़े उड़ गए, चित्तौड़ से ध्यान रखो। रण के मैदान में जाते ही, क्योंकि वहाँ पे मारकाट होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। फिर चित्तौड़ चले गए, फिर वारंगल, लास्ट में वारंगल, अंग गल गए, वारंगल। तो अब हम लगा सकते हैं इसका जो क्रम होगा, सबसे पहले जैसलमेर 2, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3, तो 2 1 4 3, तो राइट आंसर होगा बी। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये पता यहाँ से मतलब ये भी रिपीट है। देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर आपने PY को अच्छे से कर लिया ना, तो वहाँ से आपके एग्जाम में सवाल गलत होंगे नहीं। तो महेंद्र वन प्रथम है, ये शासक है राष्ट्रवंश है, हमें लगाना है। कंडुगोन है, अमोघवर्ष प्रथम है, राजराज प्रथम है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम, तो यहाँ पे 3 4 राजा है, महेंद्र, नरसिंह, परमेश्वर, तो ये सब राजा। तो महेंद्र वर्मन प्रथम, तो ध्यान रखना है कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश का है, तो पल्लव वंश का है, पल्लव। और राजराज प्रथम है, ये चोल एम्पायर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वे आपके पल्लव वंश के शासक हैं। आने वाले हैं, तो A का 2 किस में है, B में और C में। तो A एलिमिनेट हो गया आपका, और D भी आपका कट गया। तो B और C में से आपका आंसर होने वाला है। तो राजराज प्रथम, D का थर्ड है, तो D का थर्ड, तो D का थर्ड किस में प्यारा था, तो केवल और केवल C में। तो राइट आंसर क्या हुआ, C। देखिए कितनी आसानी से निकल गया, हमें जरूरी नहीं कि सारे पता हो। तो A का 2 आप लगा सकते हैं, B का है 4 कंडुगन राष्ट्रकूट, और अमोघवर्ष प्रथम, सॉरी जो आपके कंडुगन है वे पांड्य, सॉरी कंडुगन पांड्य, और अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। तो कितना आसानी से इसका आंसर निकला। महेंद्रवन प्रथम बहुत फेमस है, राजराज प्रथम। तो पल्लव और चोल ये बहुत फेमस है, राष्ट्रकूट इस बहुत फेमस है। इनके 3 3 4 4 राजा के नाम आपको याद होने चाहिए। तो राइट आंसर आपने देखा, C इसका राइट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। लॉर्ड डलहौजी है यहाँ पर, और लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड विलियम बैटिंग है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, सत्य प्रथा, निषेध, बंगाल विभाजन, व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो आपको पता है कि बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो B का है थर्ड। तो हम देखते हैं कि B के थर्ड से आंसर निकलता है। तो B का थर्ड किस में, A में और D में।
तो बी तो एलिमिनेट हो गया और सी एलिमिनेट हो गया। देखिए 50-50 तक पहुंच गए हम, आंसर तो हमें करना है। और लॉर्ड विलियम बैटिंग, आपको पता है कि सती प्रथा का निषेध के लिए इन्होंने काम किया था, तो सी का है 2। और सी का 2 किस में है? केवल और केवल डी में, तो राइट आंसर होगा डी। देखिए कितनी आसानी से आंसर ये निकल गया। तो लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, और लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। तो राइट आंसर हुआ डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन और रह चुके हैं आपके। अब क्वेश्चन नंबर 21 को आप पढ़ेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और आर कहा गया है, और ये जो सवाल है आपका ये आर ओ ए आर ओ में भी पूछा गया था। ठीक है, देखिए 2025 में रिपीट है पीसीएस के एग्ज़ाम में, जबकि ये आर ओ ए आर ओ में पूछा गया था। तो बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक बाबरी लिखी। ठीक है, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो आपकी पहली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक बाबरी लिखा, लेकिन तुर्की मुगल दरबार की भाषा नहीं थी, मुगल दरबार की भाषा फारसी थी। तो ए तो आपका ठीक है, जबकि कारण आपका गलत है। तो ए सही है और गलत है, तो आंसर होगा बी। बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो उससे संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो किसने दिया था? चेट्टूर शंकर नायर, ईश्वरी प्रसाद, मोहम्मद शफी, इकबाल नारायण गुरुटू। तो आपको पता है कि चेट्टूर शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था, तो राइट आंसर होगा डी इसका राइट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए बंगाल विभाजन और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1857 क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट की एरिया टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। बंगाल विभाजन से तो बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई? तो बंगाल का विभाजन रद्द होना नहीं, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में हुआ था, आपको पता है। तो थर्ड तो नहीं है, थर्ड नहीं है, तो हमने काट दिया बी, हमने काट दिया सी। तो ए और डी में से आंसर है। तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ, और राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन 1 और 2 बिल्कुल ठीक बात है। तो 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 24। अब 24 क्वेश्चन है आपका बहुत सिंपल। देखिए 2 सवाल आपने देखे हैं, जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति आंदोलन है, वहाँ से 2 सवाल हैं। भक्ति सूफी जो मूवमेंट है, जो मध्यकालीन भारत में पड़ता है, वहाँ से 2 सवाल है। एक तो पूछा था भी कबीर, नानक, नामदेव, जो आपको ऑर्डर पूछ रखा था, और इस सूची को मिलाना है कि किसके शिष्य, मतलब गुरु कौन है, शिष्य कौन है। ठीक है, तो ये सवाल है। तो कबीर, अमीर खुसरो, सूरदास है, मर्दाना है। तो आपको पता है कबीर को राम का नाम किसने दिया? रामानंद ने दिया। बिल्कुल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो गुरु नानक देव है, स्वामी रामानंद, निजामुद्दीन औलिया, वल्लभाचार्य हैं। तो ए का है 2। जब ए का 2 है तो एलिमिनेशन ऑप्शन में देखेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे कि ए का 2 किस में? ए में तो नहीं है, सी में नहीं, तो ए और डी में से आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि अमीर खुसरो, आपको देखिए बी का थर्ड अपना आप निकल गया, निजामुद्दीन औलिया है। अब सूरदास है, मर्दाना है। अब देखिए गुरु नानक है, वल्लभ है। अब बताइए सूरदास और मर्दाना, सूरदास के गुरु क्या गुरु नानक देव थे? नहीं, वल्लभाचार्य है। सी का 4 है, तो सी का 4 है, तो आंसर होगा बी, मर्दाना गुरुदेव। तो कितनी आसानी से सवाल बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपने देखा। यूपी पीसीएस प्री में हिस्ट्री के 24 क्वेश्चन यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर थे, आपने देखे। हमने पूरा पैटर्न भी समझा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करने हैं। ये 24 क्वेश्चन खत्म होंगे, इसके बाद कोई हिस्ट्री कोई क्वेश्चन नहीं बचा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और उसके बाद हम 2024 का एग्ज़ाम में लाएंगे, 23 लाएंगे, 22, 21, 20, जितने भी हो सकते हैं उतने हम आपको पेपर सोल्व कराएंगे, और आपको बताएंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। तो वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।